नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। हम समझेंगे आज रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हो सकते हैं, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। तो चार तरीके के बेसिकली ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के मॉडल हो सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। इसको समझने के लिए इसे हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉन्सेप्ट क्या है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव एचओसी का, इसका इवोल्यूशन प्रोसीजर क्या है, एनालिसिस कैसे करते हैं, और फिर फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का, वो है क्या बेसिकली। ये हमारे पास जो मॉडल है इसमें हम देख रहे हैं कि दो कंस्ट्रक्ट्स हैं। एक तो ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, दूसरा ये राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। तो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव मतलब पहला वाला जो टर्म होगा वो लोअर ऑर्डर से रिलेटेड होगा, और जो दूसरा वाला जो टर्म है हमारा रिफ्लेक्टिव वो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड होगा। तो जब भी रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव अगर है तो इसका मतलब है पहले हमें एलओसी लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को चेक करना, और उसके बाद जो सेकंड वाला जो टर्म है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के लिए। तो जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है तो इसमें जो हमारा एरो है वो कंस्ट्रक्ट से इंडिकेटर्स की तरफ है, क्वेश्चंस की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है हमारा। लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स तीनों के तीनों हमारे जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं वो रिफ्लेक्टिव है। ऐसे ही जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है इसका भी एरो हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट टू लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। तो ये भी इसके रिफ्लेक्शंस ये हो गए LOC 1 LOC 2 LOC 3। तो ये जो मॉडल है हमारा ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, या इसे हम HCM भी कह देते हैं, हायरार्किकल कंपोनेंट मॉडल्स। अब इसमें इसका जो एग्जांपल्स है ये हमें देखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं लाइकेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, और कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल जो है ये हम जो कंस्ट्रक्ट देख रहे हैं ये हमारा हायर ऑर्डर है। तो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के थ्रू ही हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, और ये थ्योरी हमें बता रही है कि ये दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, इनका जो HOC होगा वो कॉर्पोरेट रेपुटेशन होगा। कोई भी जो मॉडल हम बना रहे हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट से जब हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अगर थ्योरी नहीं होगी, बिना थ्योरी के हमें कोई भी मॉडल आइडेंटिफाई नहीं करना है। अगर लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं हम, चार कंस्ट्रक्ट हमने लिए, एक हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, तो उसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी देना जरूरी है कि हाँ ये थ्योरी कह रही है कि इस हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के चार लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं। अब इवोल्यूशन प्रोसीजर में जो है हमारे पास वैसे टू अप्रोचेज हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मॉडल को। एक तो है रिपीटेड इंडिकेटर्स अप्रोच और दूसरी है टू स्टेज अप्रोच। तो जनरली हम लोग जो है ये जो टू स्टेज अप्रोच को हम यूज करते हैं, और रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच को भी परफॉर्म करेंगे, एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच को भी करेंगे, एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच को भी, और डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच को। लेकिन जितनी अभी तक जो स्टडीज हुई है लिटरेचर रिव्यू से हमने ये पाया कि 81% से ज्यादा जो स्टडीज हुई हैं उसमें
टू स्टेज अप्रोच को यूज किया है क्योंकि वो परफॉर्म करने में इजी है। ठीक है, तो हम भी जो है अपने सारे जो मॉडल्स हैं उनको हम टू स्टेज अप्रोच से परफॉर्म करेंगे, लेकिन केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग जो है इसको भी परफॉर्म करेंगे। बाकी की जो अप्रोचेज है, चाहे वो हमारी रिपीटेड इंडिकेटर से अप्रोच है, एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच, या एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच, और डिसजॉइंट अप्रोच। इस लेक्चर का जो सोर्स है वो ये रिसर्च पेपर है, हाउ टू स्पेसिफाई एस्टिमेट एंड वैलिडेट हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। बहुत अच्छा पेपर है ये। तो इस रिसर्च हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को समझने के लिए हमें इस रिसर्च पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, तो हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसे हमने बताया अभी कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जो है चार तरीके के हो सकते हैं। पहला तो है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव, जिसमें जो ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है ये रिफ्लेक्टिव इंडिकेटर्स है, और जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है वो भी रिफ्लेक्टिव है। दूसरा जो मॉडल है वो है हमारा रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव। ये देखिए, ये रिफ्लेक्टिव आ गया। फॉर्मेटिव का मतलब है ये तीनों फॉर्म कर रहे हैं इस हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को। इसी तरीके से फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव तो मतलब ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को फॉर्म कर रहे हैं ये इंडिकेटर्स, तो इसलिए फॉर्मेटिव हो गया। और रिफ्लेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि एचओसी के जो एरो है वो एलओसी की तरफ है, ये रिफ्लेक्टर्स हो गए एचओसी के, एलओसी 1, एलओसी 2, एलओसी 3। इसी तरीके से फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव में ये भी फॉर्म कर रहे हैं तीनों इंडिकेटर एलओसी 1 को, और ये तीनों कंस्ट्रक्ट भी एचओसी को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे हो गए फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव। तो अभी हम पहले रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव जो मॉडल है उसको हम परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम अ, अभी हम जो पहला जो अप्रोच है वो हमारा है रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच। तो रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच को हम जो है परफॉर्म करेंगे, जिसमें जो है हम रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच में जितने भी हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के इंडिकेटर्स हैं उसको हम जो है वो अपने जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये मेरा अप्रोच हो गया, जिसमें हम आज अभी जो डिस्कस करेंगे रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच के बारे में करेंगे। और मैं कह रहा था कि ज्यादातर जो स्टडीज हुई हैं उसका जो लिटरेचर जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये कह रहा है कि जितना अभी तक स्टडीज हुई है उसमें सबसे ज्यादा हम लोग जो है ये टू स्टेज, ये जो है टू स्टेज अप्रोच को हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, ये अग्रवाल एंड कराना ने ये जो अप्रोच अप्रोच दिया है, बेकर एट ऑल, इन लोगों ने। ठीक है, तो लिटरेचर से तो जो हमें पता चल रहा है कि ज्यादा इफेक्टिव जो हमारी स्टडी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 81% से ज्यादा जो अभी जो रिसर्च पेपर्स को आइडेंटिफाई किया उसमें टू स्टेज अप्रोच को किया है, और बहुत कम स्टडीज हुई हैं हमारी इसमें क्या कहते हैं आपका जो दूसरी अप्रोच है रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच में केवल 18.75% है। और ये जो हमारी टू स्टेज अप्रोच है जनरली लोग इसी को यूज करते हैं, और इसमें इसका एनालिसिस भी आसान है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है ये तो हो गया एवोल्यूशन प्रोसीजर। अब रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच है क्या, इसको हम समझ लें कि जैसे ये मेरे पास रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं एलओसी के तीन, तो इनके जो तीनों आइटम, इनके भी तीनों आइटम, इसके भी तीनों आइटम, अब हमने ये एक मॉडल बना लिया, इसको हम बोल रहे हैं रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच, जिसमें ये जो एचओसी में इन्हीं तीनों, इन्हीं 9 के 9 इंडिकेटर्स को हम रिपीट कर रहे हैं, और इसको हम जो है इसमें एचओसी में हम इसको ऐड कर रहे हैं सारे कंस्ट्रक्ट। तो इसलिए ये इस कंस्ट्रक्ट इस अप्रोच का जो नाम है वो है हमारा रिपीटेड इंडिकेटर्स, क्योंकि सेम इंडिकेटर्स को लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के इंडिकेटर्स को ही हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में ले रहे हैं। अब इसमें दो चीजें होंगी जब हम इसको एनालिसिस करेंगे, एक तो मॉड ए
मोड ए का मतलब है कि जो हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है वो रिफ्लेक्टिव है, और मोड बी अप्रोच को हम तब यूज करेंगे जिसमें हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमारा फॉर्मेटिव है। तो जैसे मोड ए का मतलब है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल्स में हम मोड ए अप्रोच करेंगे, और रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव और फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव में मॉड बी करेंगे। अब इसमें हमें करना क्या है, बेसिकली 3 स्टेजेस में हम परफॉर्म करेंगे। पहला तो जो है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी चेक करेंगे, ये हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें वैल्यू मिल जाएगी। और हाई ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हमें मैन्युअली निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए ये थोड़ा सा कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि 2 स्टेज जो अप्रोच है उसमें मैन्युअली हमें नहीं निकालना, सॉफ्टवेयर की थ्रू ही हम अपने मॉडल को रन कर लेते हैं। और ये स्ट्रक्चरल मॉडल हमारा जो है, स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप भी मॉडल 1 के थ्रू ही हम निकालें। तो अब देखिए 3 स्टेजेस में हमें परफॉर्म करना है। जो पहला स्टेज है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में, इसमें रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है, क्योंकि ये जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल में ये हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है और दो हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, और बाकी के जो चारों हैं ये हमारे एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं, या जिन्हें हम एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स भी कह सकते हैं। तो बड़े ध्यान से मॉडल को हमें स्पेसिफाई करना है। ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट मान ले। वो थ्योरी बताएगी उस पर्टिकुलर मॉडल में कौन से हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं और कौन से हमारे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, कौन सा हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है और कौन से हमारे एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट है। तो ये बड़ा मॉडल स्पेसिफिकेशन करते समय ये बड़ा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम सारे के सबको ही हम जो है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट ले लें। हाँ, अगर थ्योरी कह रही है तब तो ले सकते हैं, लेकिन अभी जो हम मॉडल लेके चल रहे हैं अपना कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, इसमें 4 ये हमारे एंडोजीनियस, सॉरी एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, फॉर्मेटिव है, और 2 हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, ये हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। तो अब इस फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, ये जो हमारे 2 कंस्ट्रक्ट्स हैं कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी, इनके हमें रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल हैं दोनों कंस्ट्रक्ट, तो इनकी इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। दूसरा जो हमने बताया हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में क्या होगा, उसमें हम मैनुअली निकालेंगे ये मॉडल को। पहले हमने इसको इस तरीके से बना लिया अपना मॉडल को, ये मेरा मॉडल है। ये जो 3 इसके इंडिकेटर्स हैं, 3 इंडिकेटर्स इसके हैं, तो ये रिपीटेड इंडिकेटर्स में 6 हो गए। इन 3 3 6 मिला के हमने इसको हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बना लिया, रिपीट कर दिया सेम कंस्ट्रक्ट को। बाकी को हमने टच नहीं किया, ये तो एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर से देखिए इंडिकेटर लाइबिलिटी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ये हमें जो है तीनों चीजें मैनुअली हमें निकालना, फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा, फिर हम स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप निकालेंगे। तो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप में भी बड़ा ध्यान देना है हमें। स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप जब निकालेंगे केवल एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स और जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है उनके बीच में निकालेंगे। स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप में कभी भी हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, ये बात भी हमें ध्यान देना है। तो जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप निकलेगी वो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स एंड हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के बीच में ही हम रिलेशनशिप निकालेंगे। लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को हम स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप में ऐड नहीं करते हैं। अब इसमें 4 चीजें हैं। एक तो कोलिनियरिटी निकालनी है, जो 4 हमारे पास एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं। फिर इनका जो पाथ कोफिशिएंट है एक्सोजीनियस का हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के साथ चारों का, वो देखेंगे कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है पाथ कोफिशिएंट। इसके बाद एक्सप्लेनेटरी पावर आर स्क्वायर, फिर मॉडल की प्रिडिक्टिव पावर निकालेंगे क्यू स्क्वायर। तो ये 4 चीजें हमें निकालनी है इसमें हमारा स्टेज 3 में। अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया ये हमारा कॉर्पोरेट रेपुटेशन का मॉडल है।
जिसमें हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट केवल दो हैं, कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी, और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमारा अभी इनसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी ने हमें ये बताया कि कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी का जो हमारा वो होगा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, उसका जो नाम होगा वो रेपुटेशन रेपुटेशन होगा। ठीक है, ये बाकी एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, इनको हम टच नहीं करेंगे, इनको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब इससे हमें क्या बनाना है, अपना रिपीटेड इंडिकेटर। ये हमारा वैसे थ्योरेटिकल मॉडल है। इस थ्योरेटिकल मॉडल को हमने यहाँ इस थ्योरेटिकल मॉडल से हम अपना रिपीटेड इंडिकेटर मॉडल बनाएंगे, रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच के थ्रू। ठीक है, अब ये देखिए, ये कह रही है थ्योरी, क्या कह रही है कि competence and likability to distinct constructs or based on the notion corporate reputation can be conceptualized as the higher order constructs in दो जो हमारे lower order constructs है। तो ये थ्योरी कह रही है हमें अपनी मर्जी से किसी को भी लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट या हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। अगर हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कह रहे हैं किसी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का, तो उसका हमें थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी देना जरूरी है कि ये हमने किस बेस पर हम कह रहे हैं कि ये हमारे जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हैं इस हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के सब डायमेंशन है। ठीक है, वो भी हमें बात ध्यान देना है। तो ये देखिए, अब हमने अपने जो मॉडल था, जो असली मॉडल था, उसको हमने अब ये रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच में कन्वर्ट कर लिया। तो इस रिपीटेड इंडिकेटर में क्या होगा, ये एलओसी हो गया हमारा, ये जो कॉम्पिटेंस इसके तीन क्वेश्चंस हैं, इंडिकेटर्स, इसके भी थ्री इंडिकेटर्स हैं, तो इनको रिपीट कर दिया। इनको यहाँ पे मैंने हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट एक कंस्ट्रक्ट लिया, उसमें हमने ये कर दिया, इनको छह के छह क्वेश्चंस ले लिए, और इसके बाद हम जो है इसको एनालिसिस करेंगे। तो उसको तीन स्टेज में हम करेंगे, पीएलएस एल्गोरिथम, बूटस्ट्रैपिंग, पीएलएस प्रिडिक्ट। ठीक है, तो पीएलएस पहले हम जो है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के थ्रू इसको एनालिसिस करेंगे और फिर इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो चार चीजें हमें देखनी है, इंडिकेटर लाइबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, किसकी, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की। अब मैं अपना मॉडल ओपन कर रहा हूं। ये देखिए, अब इसमें जो है ये मेरे पास रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव, ये तो मेरा मॉडल है, ओरिजिनल मॉडल। और इसी से मैंने अब अपना जो है जो रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच है, ये हमने इसको बनाया है। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहां हमने ये जब भी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिव होगा, तो यहाँ ए मॉड ए लिखना है हमें, है ना। और ये कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पर जाके, यहाँ लिखा है हमारा एडिट सेटिंग, और ये हमने मॉड ए लिख दिया। अगर हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमारा फॉर्मेटिव होता है, उसके लिए मॉड लिख देते। तो मोड ए बेसिकली कोरिलेशन होता है, मोड बी रिग्रेशन वेट होता है। ठीक है ना। तो अब हमें इस मॉडल को परफॉर्म करना, तीन स्टेज में करना। पहला तो पीएलएस एल्गोरिथम करेंगे, बूटस्ट्रैपिंग करेंगे, और पीएलएस प्रिडिक्ट। तो ये पीएलएस एल्गोरिथम से हमें जो है कई चीजें पता चल जाएंगी, जैसे इंडिकेटर रिलायबिलिटी क्या है ना। तो ये आउटर लोडिंग, आउटर लोडिंग, ये आउटर लोडिंग, सॉरी आउटर लोडिंग, हाँ आउटर लोडिंग जो है ये हमारे पास आ गई आउटर लोडिंग। तो आउटर लोडिंग हमें किसकी लेनी है, केवल कॉम्पिटेंस, और कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस की, ये देखिए, एक तो ये लेना कॉम्पिटेंस और लाइकेबिलिटी की, ये आ गया हमारा कॉम्पिटेंस, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। इसी तरीके से हम जो है इसकी लाइकेबिलिटी की भी अपनी ये निकाल देंगे इंडिकेटर, ये आउटर लोडिंग है ना, इससे ये आपका आ गया दूसरा लाइक, और तीसरा ये। इन वैल्यूज को देखिए हमने अपने इसमें लिख दिया है, इंडिकेटर रिलायबिलिटी को, इन सब वैल्यूज को हमने यहां पर लिख दिया। तो ये जो आउटर लोडिंग है, ये आउटर लोडिंग 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी हमारी ज्यादा है, तो इसमें इंडिकेटर रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है, रिलायबल है सारे के सारे क्वेश्चंस।
इसके बाद ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसके लिए हम बूट स्ट्रैपिंग करते हैं। तो बूट स्ट्रैपिंग से भी हमने देखा कि सारे के सारे जो है 6 के 6 हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिग्निफिकेंट है। पी वैल्यू के थ्रू भी चेक किया, और फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी देखिए ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और इसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में भी सारी की सारी वैल्यू जो है प्लस में आ रही है, तो कोई इशू नहीं है इंडिकेटर रिलायबिलिटी का। इसके साथ साथ हम दूसरी जो चीज चेक करेंगे दोनों लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की, वो इंटरनल कंसिस्टेंसी, क्या वो रिलायबल है या नहीं है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, क्रोनबेक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी, कंपोजिट रिलायबिलिटी रोसी। तो इसमें देखेंगे ये वैल्यू भी हमारी 0.70 से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए इसके भी मैं अब आपको रिजल्ट दिखा देता हूं जो हमने अभी मॉडल को एनालिसिस किया है। तो ये आ गया हमारा क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी। तो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स जो हैं दोनों के दोनों हमारे वो इसकी जो वैल्यू है 0.7 से ज्यादा है, चाहे हमारा वो क्रोनबेक अल्फा हो, कंपोजिट रिलायबिलिटी हो, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी हो। तो ये सारी वैल्यू हमारी 0.7 से ज्यादा है, तो कोई इशू नहीं है। और फिर इसके साथ साथ कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए भी हमने देखा दोनों के दोनों कंस्ट्रक्ट की एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड 0.5 से ज्यादा है, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी का भी कोई इशू नहीं है। फिर इसके साथ साथ हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी देख लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी देखिए, कोई इशू डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं बाकी कंस्ट्रक्ट्स के साथ उनकी जो वैल्यू 0.85 से कम है। एक चीज और ध्यान देना है, हमें इसको इंटरप्रेट नहीं करना है, ये वाला जो इंटरप्रेट, क्योंकि ये तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने लिया है। ये तो वही हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी उसी के इंडिकेटर्स को लेके ये आया है। तो अभी फर्स्ट स्टेज में केवल हमें लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की ही डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालनी है, और ये हमें नहीं लेनी है वैल्यू रेपुटेशन हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, क्योंकि अभी तो हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की ही बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हम चेक कर लें कि क्या हमारी सारी वैल्यूज सिग्निफिकेंट आ रही है या नहीं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर रिलायबिलिटी को देखेंगे, फिर क्रोनबेक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, फिर कन्वर्जेंट वैलिडिटी, और चौथी हमारी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी बूट स्ट्रैपिंग से ये चेक कर लेंगे कि ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले आउटर लोडिंग आ गया। तो आउटर लोडिंग में हमारा कॉम्पिटेंस, ये वाला जो कॉम्पिटेंस, और फिर दूसरा कॉम्पिटेंस 2, और तीसरा जो है हमारा कॉम्पिटेंस ये तीनों वैल्यू क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये सिग्निफिकेंट है पी वैल्यू के थ्रू भी। इसी तरीके से हम जो है अपना जो दूसरा कंस्ट्रक्ट है लाइक, इसका भी देख लेते हैं कि क्या ये भी सिग्निफिकेंट है हमारे तीनों के तीनों इसके आइटम्स। तो ये भी देख लीजिए, ये भी 0.708 से तो ज्यादा वैल्यू है ही, और ये भी पी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट है। इसी तरीके से हम, ये तो पहला मेथड हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये कॉम्पिटेंस का जो है ये दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है दोनों पॉजिटिव, तो हमारा सिग्निफिकेंट है। या दोनों नेगेटिव आ जाए तो भी सिग्निफिकेंट है। बस माइनस और प्लस के बीच, अब माइनस और प्लस नहीं आनी चाहिए, अगर जीरो इंक्लूड हो गया तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसी तरीके से हमने अपने जो बाकी के इंडिकेटर्स हैं उसका भी हमने चेक किया कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो वो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई सिग्निफिकेंस का ऐसा इशू नहीं है। इसी तरीके से हम सबका चेक कर लेंगे। तो ये हमने चेक कर लिया कि इसमें सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब सेकंड इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए तीन मेथड है, क्रोनबेक अल्फा। तो क्रोनबेक अल्फा से हमने चेक किया कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो देखिए पी वैल्यू कह रही है यस, ये दोनों को दोनों कंस्ट्रक्ट हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट सिग्निफिकेंट है।
फिर इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी चेक किया, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी पता चला कि दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं इनकी जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है, तो ये भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तीसरा, बाइस करेक्टेड मेथड से भी हमने देखा, ये भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्रोनबर्ग अल्फा की बात जो है, हम रो सी की वैल्यू देखेंगे कि क्या ये सिग्निफिकेंट है, तो ये भी हमें पता चला यस, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है दोनों कंस्ट्रक्ट पी वैल्यू। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी हमने चेक कर लिया कि क्या सिग्निफिकेंट है, इससे भी हमें पता चल गया, क्रॉस चेक हो गया। और फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड मेथड के थ्रू भी हमने ये कंफर्म कर लिया कि भाई हमारे ये जो है सिग्निफिकेंट है। अब कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी के बारे में हम बात कर लें, तो जो रो सी है इसमें जो कॉम्पिटेंस और एक जो लाइकेबिलिटी है, दोनों का सॉरी दोनों का जो है हम देख लें कि दोनों कंस्ट्रक्ट्स हमारे रिलायबल हैं या नहीं, तो ये देखिए पी वैल्यू से भी पता चल गया। और वैसे भी हमें पता है कि 0.7 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो वो है। इसके बाद जो है देखिए, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी हमें पता चल गया कि ये दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो रिलायबल है। अब हम बात करते हैं एच टी एम टी रेशियो, मतलब नहीं, इससे पहले हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी की बात और करते हैं। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी मतलब एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड, तो दोनों कंस्ट्रक्ट की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो दोनों वैल्यू हमारी 0.5 से ज्यादा है। और पी वैल्यू के थ्रू भी हमें पता चला कि दोनों सिग्निफिकेंट है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी चेक कर लेते हैं साथ साथ, तो ये भी हमारी दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू चेक किया, तो ये भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो कोई इश्यू इसमें नहीं है। अब लास्ट जो है इसमें वो है एच टी एम टी रेशियो। इसमें हमने देखा कि जो ये सारी की सारी वैल्यू, केवल इनको हटा देंगे हम, जो हमारे ये हायर ऑर्डर वाले कंस्ट्रक्ट्स हैं इसको नहीं लेंगे, अपने इन चारों को हम नहीं लेंगे अपने रिपोर्टिंग में, केवल ऊपर की जो 6 वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू, इन्हीं को हम रिपोर्ट करेंगे बस। तो ये भी हमारी जो वैल्यूज है ये भी बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई इशू नहीं है, सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब इनको जो है अब हम रिपोर्टिंग कर देते हैं अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में। लिखना कैसे है ये देखिए। जैसे पहला हमने आपको बता दिया कि इंडिकेटर लाइबिलिटी का तो कोई इशू नहीं है। इंटरनल कंसिस्टेंसी पीएलएस एल्गोरिथम से पता चला कि सारी, चाहे वो क्रोनबर्ग अल्फा हो, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, तीनों में वैल्यू 0.7 से ज्यादा आ रही है, कोई इशू नहीं। अब क्रोनबर्ग अल्फा को जब हमने चेक किया, तो इससे पी प्रोबेबिलिटी वैल्यू से भी देखो पी वैल्यू 0.05 से कम आ रहा, कोई इशू नहीं। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में भी दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। बूट स्ट्रैपिंग से भी पता चल गया कि सिग्निफिकेंट है वो कोफिशिएंट्स। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी रो ए को हमने चेक किया दोनों कंपोनेंट का, तो इसमें पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, दोनों कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, कोई इशू नहीं है। और फिर कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, इसमें भी दोनों कंस्ट्रक्ट्स की पी वैल्यू 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंट है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड की वैल्यू भी 0.0 सॉरी दोनों प्लस आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। अब इसकी हम रिपोर्टिंग कर देंगे कि जी कंपोजिट रिलायबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0.7 से ज्यादा है जो सजेस्टेड है। और बूट स्ट्रैपिंग से भी हमने पाया कि इसमें कहीं भी कोई जीरो वैल्यू नहीं है। अब तीसरा जो रिपोर्ट करना है हमें, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ये भी हमने देखा कि दोनों की वैल्यू 0.5 से ज्यादा है एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की, तो कोई इशू नहीं है। और इसको फिर हमने बूट स्ट्रैपिंग से भी चेक किया, तो दोनों वैल्यू हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड की वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं, लोअर और अपर लिमिट की, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, सिग्निफिकेंट है। फिर इसको हमने रिपोर्ट कर दिया कि ये जो वैल्यूज हैं, जो क्राइटेरिया दिया है फॉर्नल एंड लार्कर का कि 0.5 से ज्यादा आना चाहिए, तो ये दोनों हमारी उससे ज्यादा वैल्यू। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, हमने देखा कि एच टी एम टी रेशियो की जो वैल्यू है
ये सारी वैल्यूज जो है हमारी 0.85 से कम होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज हमारी 0.85 से कम आ रही है, तो कोई इश्यू इसका नहीं है। अब बूट स्ट्रैपिंग से भी चेक कर लेते हैं। तो बूट स्ट्रैपिंग से भी हम केवल लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स वाली रिलेशनशिप ही लेंगे, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की नहीं लेंगे। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि सारी की सारी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है। दोनों के दोनों जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वाला भी इशू इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया दिया उन्होंने 0.85, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू, 0.85 से कम होनी चाहिए। अब हम आते हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। देखिए पहला इसमें जो है, अब ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसमें ये जो पाथ कोफिशिएंट होगा, ये बात समझने की है। इसकी जो इंडिकेटर लाइबिलिटी है, इंडिकेटर लाइबिलिटी बेसिकली ये जो पाथ कोफिशिएंट है, ये जो मॉडल है, ये ये पाथ कोफिशिएंट ही इसका आइटम हो गया। ये आइटम हो गए किसके, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के। सब डायमेंशंस है ना, तो ये आइटम हो गए। तो ये पाथ कोफिशिएंट ही इसकी इंडिकेटर रिलायबिलिटी है, जो कि 0.7 से 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये हम इसको पाथ कोफिशिएंट दोनों के दोनों का ज्यादा है 0.7 से 0.8 से, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर इसको हमने जो है इसको पाथ कोफिशिएंट को चेक किया इस पी वैल्यू के थ्रू बूट स्ट्रैपिंग में, तो ये भी सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। अब ये हमें कैसे रिजल्ट हम अपने फाइंड करें, एनालिसिस जो भी हमने किया था उससे भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो भी हमने एनालिसिस किया है, इसमें जो हमारा जो ये पाथ कोफिशिएंट है, ये देखिए पाथ कोफिशिएंट, पाथ कोफिशिएंट से फाइनल रिजल्ट्स में देख रहे हैं पाथ कोफिशिएंट। तो पाथ कोफिशिएंट में हमारे पास जो वो है, जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, एक तो कॉम्पिटेंस है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, और दूसरा है ये देखिए, ये तो एक हो गया लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, एक तो ये आ गया हमारे पास कॉम्पिटेंस। दूसरा जो है लाइकेबिलिटी, ये आ गया। तो ये हमारे जो ये पाथ कोफिशिएंट है, यही हमारा इंडिकेटर रिलायबिलिटी है। और दोनों की वैल्यू जो है 0.70 से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसे हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सिग्निफिकेंट भी है या नहीं। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है, दोनों इंडिकेटर। तो इसका कोई इशू ऐसा नहीं है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी देखा हमने, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, लोअर लिमिट और जो है अपर लिमिट की, दोनों की। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में भी हमने चेक कर लिया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 2.5 पे और 97.5%। तो पहला तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, इसमें जो है हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अब जो है, अब मैनुअली निकालना पड़ेगा हमें। ये तो हमारा जो काम था ये सॉफ्टवेयर ने कर दिया है, अभी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की। लेकिन जब इंटरनल कंसिस्टेंसी हम निकालेंगे, उसके लिए हम मैनुअली फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अभी तो मैं इनके जो रिजल्ट्स हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के, ये हमने बता दिए कि ये वैल्यूज आई हैं, और ये हमारे जो है पी वैल्यूज और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की वैल्यू ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्निफिकेंट है। तो ये हमने जो कट ऑफ दिया है इंडिकेटर लाइबिलिटी 0.708 से ज्यादा है, इसकी हमने रिपोर्टिंग कर दिया। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए देखिए, अब मैनुअली हमें करना पड़ेगा। मैनुअली इसका फॉर्मूला क्या है, ये हमारा है क्रॉनबॉक अल्फा, जिसमें ये जो एम है ये कोरिलेशन है बेसिकली दोनों कंस्ट्रक्ट्स, जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी के बीच में जो कोरिलेशन है, वो सॉरी नंबर ऑफ वो है क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट्स। ये आर जो देख रहे हैं ये कोरिलेशन है बेसिकली दोनों कंस्ट्रक्ट्स का। तो ये एम का मतलब क्या हो गया, एम जो है ये नंबर ऑफ जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, आर जो है एवरेज कोरिलेशन बिटवीन लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्टर।
और इस फॉर्मूले में रख के हम जो है ये वैल्यू निकाल लेंगे। और हमारा जो ये वैल्यू आई है क्रोनबाक अल्फा, ये तो दो इंडिकेटर हो गए। अब इनकी जो वैल्यू आई है 0.632 कोरिलेशन दोनों का। और इसको हम मैं निकाल के भी इसको दिखा देता हूं कि कैसे हमारे पास आया। ये मैंने वैल्यूज जो है दोनों कंस्ट्रक्ट्स का कोरिलेशन निकाला, कोरिलेशन बाइवेरिएट, जिसमें हमने अपना जो कंस्ट्रक्ट्स हैं ये आ गए। एक तो है लाइकेबिलिटी, हमारा एक कंस्ट्रक्ट है। दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है वो है कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी दोनों को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया और इसका कोरिलेशन निकाला, तो ये जो वैल्यू आ गई 0.632। तो कोरिलेशन की जो हम वैल्यू देख रहे हैं वो कितनी आएगी 0.632। तो यही वैल्यू जो है हम अपने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब देखिए पता चल गया 0.632 आगे दोनों का कोरिलेशन दो हमारे पास। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई क्रोनबाक अल्फा की 0.778, जो कि 0.70 से ज्यादा है। ठीक, इसी तरीके से अब हम निकालेंगे कंपोजिट रिलायबिलिटी। इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूले में ये जो फैक्टर लोडिंग है इनका स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर कर देंगे, और फिर इसके एरर वेरिएंस और प्लस इस वैल्यू से ही जो दोनों आउटर लोडिंग को ऐड करके स्क्वायर किया है उसको जोड़ देंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए दोनों की जो आउटर लोडिंग थी इनको ऐड करके स्क्वायर किया, और फिर इसके एरर वेरिएंस कैसा जाएगा 1 करके, और 1 दूसरे कंस्ट्रक्ट की आउटर लोडिंग से करके। तो ये हमारे पास आ गया 0.898। तो ये तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अब तीसरी जो चीज आएगी इसमें वो है इसी में इंटरनल कंसिस्टेंसी रो ए। इसको थोड़ा सा निकालना ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। तो इसमें ये फॉर्मूला है, जो वेट है डब्लू आपका कैप और डैश मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर, फिर ये इनटू। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज निकालनी है। तो इसको हमने जो है इसका मैं सोर्स दे रहा हूं, इसको हमने मैनुअली आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो इसे हम इस रिसर्च पेपर से जो है पढ़ के कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो रिसर्च पेपर है, इस रिसर्च पेपर में इसका डिटेल दिया है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने जो इस रिसर्च पेपर में रिसर्च पेपर एक इसमें जो मैनुअली निकाला है, ये देखिए ये हमारी वैल्यूज है रिलायबिलिटी और उसकी। तो ये वैल्यूज तो हमने निकाल ली हैं, अपनी रिपोर्ट कर दी है, हमें ऐसे ही रिपोर्ट करना है। और मैं बात कर रहा था इसकी जो ये हमारी वैल्यूज, ये देखिए इस फॉर्मूले से, ये जो हैंसलर का फॉर्मूला है इससे हम हैंसलर के फॉर्मूले से इससे हम निकालेंगे। और इसका यहाँ इन्होंने दिया है कि कैसे निकाला है। इसमें देखिए ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नीचे जो लिखा ना एन एक्सल, ये एन स्प्रेडशीट, इस लिंक पर जाके जो है इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे हम जो है इसको मैनुअली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअली आप इसमें निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला दिया, इसका डिटेल दिया। खैर, अब इसके बाद जो आता है वो आता है एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। देखो दो चीज तो हमारी निकल गई। अब तीसरा जो है एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड, उसको हम कैसे निकालेंगे कि जो दोनों इंडिकेटर्स आए थे उसको ऐड करके स्क्वायर कर देंगे और उसका डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 0.814। ठीक, तो दोनों जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स थे उनकी आउटर लोडिंग पॉइंट पाथ कोफिशिएंट 0.88 और 0.197 आया था। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है ना,
इसमें हम जो कोरिलेशन निकालेंगे इनके जो आ, इसके सॉरी लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के और जो एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको लेके। तो यहाँ मेरे पास जो वो है एसपीएसएस की शीट, इसमें हम क्या करेंगे, एनालाइज, ये आ गया, हम इस पे एक मिनट, एनालाइज कोरिलेशन। तो हमारे मॉडल में जो है ये कॉम्पिटेंस, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, तीनों को हम ले लेंगे। दो ही हमारे पास लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं और दो एंडोजीनियस हैं। सी यू एस ए, सी यू एस एल, कस्टमर लॉयल्टी के तीन क्वेश्चंस हैं, ये भी एंडोजीनियस है। तो इन 10 के 10 आइटम्स को लेके हम इनका बायोवेरिएट कोरिलेशन निकालेंगे। तो ये मेरे पास कोरिलेशन की टेबल आ गई। अब ये जो कोरिलेशन की टेबल है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एक्सेल में, और फाइनली इसको जो है हम इस तरीके से फिर शो करेंगे। ये मैंने यहाँ पर देखिए इसी टेबल को, सेम टेबल को ही मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा रिफाइन किया है, इसको क्लीन किया है। अब इस टेबल का मतलब क्या है समझ ले, इस टेबल को हमने क्यों निकाला। इसमें जो कस्टमर लॉयल्टी है, जो टारगेट कंस्ट्रक्ट्स हैं, उसके जो तीन आइटम्स है इनका, ये देखिए ये जो है इनका बेसिकली हमें जो सी यू एस एल, सी यू एस, ये देखिए ये जो कोवेरियंस मैट्रिक्स बनी है इनकी कोरिलेशन मैट्रिक्स, इनका हमें एवरेज लेना है ना, एवरेज। इन तीनों का जब एवरेज ले लेंगे, हम तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो एक हमारे पास वैल्यू आएगी। और ये जो वैल्यू होगी ये 0.664, 0.508, इनकी आ गई वैल्यू 0.621। इसको हम यूज करेंगे। दूसरा एक हमारे पास ये क्रॉस लोडिंग की टेबल आई है। क्रॉस लोडिंग की टेबल तो हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस हम करते हैं तो उसी से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है क्रॉस लोडिंग की, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, पीएलएस एल्गोरिथम से। ये पीएलएस एल्गोरिथम हमने किया, और इसमें जो हमारे पास एच टी, ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है, इसमें तीन मेथड होते हैं। तो ये लास्ट वाला जो क्रॉस लोडिंग वाला, ये हमने ले लिया। इसमें हमें कौन से कंपोनेंट चाहिए, दोनों अपने लोअर ऑर्डर वाले जो कंपोनेंट है, और प्लस जो बाकी के जो एंडोजीनियस, ये देखिए ये हमारे इसमें एक तो हमें ये कंपोनेंट चाहिए, ये कॉलम ले लेंगे हम। दूसरा ये वाला कॉलम, और दो ये वाले भी वैल्यू लेंगे हम, और एक जो है रेपुटेशन वाला है ना। इसमें से केवल बाकी इस फाइल में से केवल एक्सट्रैक्ट किसको करना हमें, एक तो ये कॉम्पिटेंस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और कॉम्पिटेंस के तीन क्वेश्चन हैं, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, कस्टमर लॉयल्टी के तीन क्वेश्चन है, लाइकेबिलिटी के तीन क्वेश्चन है। तो इनको कॉपी करके मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालने में ये जो है टेबल काम आएगी, ठीक है। ये हमारे पास टेबल आ गई, तो मैंने इसको इस फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए मेरे पास जो ये फार्मूला, ये क्यों निकाली है हमने, तो जो कंपोनेंट, ये जो कॉम्पिटेंस है इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ जो वैल्यू आ रही है, ये 0.411 आ रहा है, और इसका 0.527, इनका एवरेज ले लेंगे हम। और ऐसे ही ये जो हमारे पास कॉम्पिटेंस के तीन क्वेश्चन है, लाइकेबिलिटी के तीन क्वेश्चन है, इन छह के भी एवरेज ले लेंगे। तो जब इन दोनों का एवरेज लिया तो 0.470 आ गया। और दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है कंपोनेंट, ये कस्टमर कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी का, तो इनके जो एवरेज लिया ये आ गया 0.451, ठीक। और इसमें जो है हमारे पास ये है ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक तो ये इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है। अब इनको हमें जो है इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। एच टी एम टी रेशियो निकालने के लिए y1 मीन वैल्यू निकालेंगे, y1 y2 मीन वैल्यू, y1 y1 मीन वैल्यू, y2 y2, जो दोनों कंस्ट्रक्ट है उसका हम निकाल चुके हैं। तो पहले वाले में तो देखिए पहला जो रेपुटेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, तो जब उसका एवरेज किया हमने 0.470 आ गया। दूसरे कंस्ट्रक्ट जो था
उसका 0.41 आ गया। और ये जो अंडर ब्रैकेट में जो हम देख रहे हैं ये 0.638, ये बेसिकली दोनों कंस्ट्रक्ट्स का कोरिलेशन है। और ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का केवल एक ही आइटम है तो उसका 1 आ गया। और ये 0.621 जो हमने क्रॉस लोडिंग वाली जो टेबल ली थी उसमें से उनका एवरेज ले लिया तीनों जो कस्टमर लॉयल्टी के हमारे क्वेश्चन से। तो इसमें एच का जो है 0.588 और 0.747 आ गया। बोथ वैल्यू क्लियरली बिलो द 0.85, तो दोनों वैल्यू जो है एच की हमारी उससे कम आई है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। अब ये थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए जो ये रिसर्च पेपर है कि कैसे निकाला, तो इस रिसर्च पेपर की स्टडी करने से हमें और आइडिया मिल जाएगा कि हमने ये जो एच की जो वैल्यू निकाली है वो कैसे निकाली है। ठीक है। ये देखिए ये क्राइटेरिया उन्होंने दिया है। इंडिकेटर क्रॉस लोडिंग की टेबल बनाई है और एक टेबल बनाई थी हमने ये इससे पहले ये एक मिनट, ये हमारी है क्रॉस लोडिंग वाली वैल्यू। ठीक है ना, क्रॉस लोडिंग की वैल्यू। तो इनसे जो है हमने एच टी एम टी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की वैल्यूज निकाली है। इस तरीके से हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी चारों चीजें निकाल ली, इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पर जो है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के ऊपर। ये है स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप। इसमें ये भी बात ध्यान देना है कि जब हम इसको निकालेंगे स्ट्रक्चरल में मॉडल की रिलेशनशिप में, तो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को अब हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, केवल जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स है उसकी रिलेशनशिप देखेंगे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो स्ट्रक्चरल मॉडल में तो पहले ये देखेंगे कि भाई ये चारों के चारों, पहला तो कोलिनियरिटी देखेंगे कि क्या ये चारों के चारों हमारे इसमें कोई मल्टी कोलिनियरिटी का इशू तो नहीं है इन एक्सोजीनियस में। तो ये हम देखेंगे VIF की जो वैल्यू है वो 5 से कम होनी चाहिए, और आइडियली अगर देखें तो 3 से अगर कम है तो ज्यादा अच्छा होता है। सेकंड में फिर जो क्या करते हैं, इनका जो पाथ कोफिशिएंट है, कि पाथ कोफिशिएंट मतलब ये क्या हो गया हमारा एक तरीके से जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं पाथ कोफिशिएंट। और फिर तीसरा हम देखते हैं इसमें आर स्क्वायर वैल्यू इसका भी देखेंगे। ये भी हमारा एंडोजीनियस है, दोनों एंडोजीनियस है ये भी, है ना। तो 3 एंडोजीनियस हो गए। तो एक तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमारा एंडोजीनियस है किसके रेस्पेक्ट में, इनकी रेस्पेक्ट। और ये R² ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसके लिए, इसके लिए ये एक्सोजीनियस हो गया, ये एंडोजीनियस। और इस कस्टमर लॉयल्टी के लिए दोनों एक्सोजीनियस हो गए, ये हमारा एंडोजीनियस हो गया। तो फिर इसके बाद निकालेंगे प्रेडिक्टिव रिलेवेंस। तो 4 चीजें हम बेसिकली स्ट्रक्चरल मॉडल में हम निकालते हैं। तो ये पहला हमने देखा कि कि कोलिनिटी का इशू तो नहीं है। तो यहां देखा कि सारी वैल्यू जो है हमारी 5 से कम है, बस एक अगर 3 से कम होती तो बहुत अच्छा होता, ये थोड़ी सी ज्यादा है 3.49, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं है। दूसरा हमने टोटल इफेक्ट निकाला। तो टोटल इफेक्ट जो है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स का हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के साथ देखा, और फिर हमने हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स है और दूसरा कस्टमर लॉयल्टी, इनके साथ भी देखा तो काफी अच्छी वैल्यूज आ रही हैं। और ये हमारी सिग्निफिकेंट भी हैं पी वैल्यूज। तो यहाँ देखिए सारी वैल्यू पी वैल्यू 0.05 से कम है, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। ये हमने यहां पर इसको रिपोर्ट कर दिया कि किसका किसके साथ कितना वो है, हाई इफेक्ट किसका है और लो इफेक्ट किस कंस्ट्रक्ट्स का है। फिर इसके बाद मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर ये आ गई हमारे पास तीनों कंस्ट्रक्ट्स की। और फिर ये देखा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं, पी वैल्यू से पता चला कि सिग्निफिकेंट है, सबकी वैल्यू 0.05 से कम आ रहा है। इफेक्ट साइज भी देखा हमने, इफेक्ट साइज भी ओके है, और ये इफेक्ट साइज भी सिग्निफिकेंट आ रहा पी वैल्यू से चेक करके। फिर PLS प्रिडिक्ट हम करते हैं, ये हमने इसका एक्सप्लेनेटरी पावर का रिजल्ट को रिपोर्ट कर दिया। और इसके बाद जो है प्रिडिक्टिव रिलेवेंस के लिए हमने RMSE और MAE की वैल्यू
यहां से निकाल ली। तो यहाँ पीएलएस आरएमएसई की जो वैल्यू है ये कम होना चाहिए एलएम आरएमएसई से। तो यहाँ सारी वैल्यूज कम है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है मॉडल की प्रिडिक्टिविटी को लेके भी। और फिर इसको हमने यहाँ पर फाइनली वो कर दिया है, रिपोर्ट कर दिया है। अब इसके रिजल्ट्स भी जरा हम दिखा दें कि कैसे हमारे पास ये रिजल्ट्स आए स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप में। तो ये मेरा मॉडल है। तो पहले तो इसमें हमें क्या करना है, इस पहला जो काम है वो पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू हम पीएलएस एल्गोरिथम करेंगे। इसमें कैलकुलेट पीएलएस एल्गोरिथम से हमें पता चल जाएगा कोलिनिटी वाला पहला जो जो कंस्ट्रक्ट्स की इनर मॉडल की, ये कोलिनिटी स्टेटिस्टिक्स आगे इनर मॉडल। तो ये इनर मॉडल में जो हमारे पास चारों ये आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्ट्स, ये 5 से कम है तो कोई क्वालिटी का इशू नहीं है। अब हम सीधा बूट स्ट्रैपिंग पे चलेंगे। तो बूट स्ट्रैपिंग से हमें क्या पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एक्सोजीनियस और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के बीच में सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो रिजल्ट्स भी हम अपने चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम एक्सप्लेनेटरी पावर भी चेक करेंगे। हालांकि एक्सप्लेनेटरी पावर हम अभी कर सकते थे, अभी फिर से कर लेंगे, वो पीएलएस एल्गोरिथम से ही पता चलता है। अच्छा, इससे भी आगे आर स्क्वायर। पहले अभी हम बात कर रहे हैं टोटल इफेक्ट्स। ठीक है, तो टोटल इफेक्ट जो एट्रीब्यूट का रेपुटेशन के साथ, ये देखिए। अब ये हमारे पास एक तो रिजल्ट ये आ गया। अब इसको चेक कर लें कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। यस, सिग्निफिकेंट है। दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है हमारा वो है कॉर्पोरेट सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका भी हम चेक कर लें कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो क्वालिटी है और एक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को भी हम चेक करते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है। फिर एक है क्वालिटी, ये 0.44 आ रहा है, ये भी इसकी वैल्यू भी ज्यादा है। पाथ कोफिशिएंट ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और फिर रेपुटेशन का इनके साथ भी हम चेक कर लेंगे, जो दोनों एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं। ये देखिए दोनों के दोनों जो है ये भी हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो इनको तीनों मेथड से हम चेक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी सबकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये हमने रिपोर्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो है ये टोटल इफेक्ट के बाद आर स्क्वायर एक्सप्लेनेटरी पावर हम चेक करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो दोनों ये जो हमारे पास, सॉरी, ये इनको लेंगे हम और एक लेंगे ये वाले दोनों। ये तीनों एक तरीके के एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हो गए और ये सिग्निफिकेंट भी है, तो कोई इशू इसका नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी चेक कर लीजिए, ये भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब एफ स्क्वायर जो है रेपुटेशन का जो है हम चेक कर लेंगे। तो एफ स्क्वायर भी जो सिग्निफिकेंट आने चाहिए रिजल्ट्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो रेपुटेंस इसका जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है हमारा रेपुट, ये आपका ये रहा, इसमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट इनके आ रहे हैं। ये देखिए पी वैल्यू कॉम्पिटेंस के साथ और एक जो है लाइकेबिलिटी के साथ, दोनों की वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब एक तो ये आ गया। इसके बाद जो है पीएलएस प्रिडिक्ट करते हैं हम। पीएलएस प्रिडिक्ट क्यू स्क्वायर, मतलब उसका प्रिडिक्टिव रिलेवेंस कितना है, वो मॉडल की प्रिडिक्टिविटी कितनी है, ये हमने फाइनल रिजल्ट्स यहां से आ गया। ठीक है, तो इसमें हम केवल यही लेंगे अपने जो आइटम है कस्टमर लॉयल्टी के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्ट्स एक तो ये आ गया हमारे पास, और दूसरा जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज आ गई।
और तीसरा जो है इसमें, ये तो रिजल्ट्स आ गए, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है देखिए। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी ओके है, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब इसके बाद जो है एमवी प्रिडिक्शन, ये इसमें आरएमएसई देखिए, यहां से जो है हम एक तो ये वाली वैल्यू लेंगे इस वाले कॉलम की, ठीक है ना। और एक मैंने वैल्यू ली है एल एम आर एम एस लीनियर रिग्रेशन मॉडल आरएमएसई की। तो इसमें केवल जो टारगेट है हमारे वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू चेक करेंगे। तो यहां जैसे मेरे पास तीन है कस्टमर लॉयल्टी के, ये देखिए ये तीन कस्टमर लॉयल्टी के हैं टारगेट कंस्ट्रक्ट्स के, और तीन जो है हमारे पास ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल आरएमएसई के। तो ये वैल्यूज कम होनी चाहिए, तो ये वैल्यूज हमारी जो है तीनों कम है इससे, एल एम आर एम एस से। और क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी ओके है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम अपने जो मॉडल है इसको इंटरप्रेट करते हैं, और फाइनली इसकी जो हम रिपोर्टिंग जो है इस तरीके से कर देंगे कि ये सारी जो वैल्यूज हैं, जो कट ऑफ वैल्यूज हैं उससे पीएलएस आरएमएससी की कम है एलएम आरएमएससी से, तो कोई इश्यू इसका नहीं। तो इसका ये लिटरेचर है, तो इस लिटरेचर के थ्रू जो है हम इस पे इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।